Good morning, student. Welcome to online study system CR International School Tihara. Student, today we are going to teach you the right in Indian Constitution, that is the class 11th chapter 2, और इसके अंदर we are going to discuss the right to freedom. In the previous lecture we have already covered the right to equality, और अभी होगा आपका right to freedom. अब right to freedom के बारे में हम जान लेते हैं. This is given in article 19 to 22. जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उसके अंदर 19 से लेके 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. तो आओ हम स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 19 एंड द आर्टिकल 19 इज डिवाइडेड इनटू A to F एंड द फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले जो आजादी है, स्वतंत्रता है बोलने की, अपने व्यूज प्रकट करने की आजादी जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19 में दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी देश के सिटीजन, आई रिपीट, देश के सिटीजन को यह अधिकार है कि वो अपने व्यूज पब्लिकली दे सकता है, अपने एक्सप्रेशन, अपने विचार रख सकता है. वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौलिक अधिकार है इसका. तो लेकिन इसके साथ में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको आजादी तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्वतंत्रता है अपने विचार को अभिव्यक्त करने की, लेकिन उसके साथ में आपको कुछ एक लिमिट है, एक सीमा है. उस सीमा से बाहर जाके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे कि आप कोई भी हेटेड स्पीच नहीं दे सकते, कोई जो देश की एकता के अंदर बाधित हो ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते, जो देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी को जो इसको तोड़े, देश की एकता के लिए बाधित करे, या फिर जो आपके देश की प्रभुसत्ता है या किसी कोर्ट की अवमानना करे, ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते. और इसी के अंदर आप जो अपने इंटरनेट के थ्रू मीडिया में जो अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हो, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये अभी लेटेस्ट इसी के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रीडम टू असेंबल. दिस इज आल्सो गिवन इन राइट टू फ्रीडम कि हर देश के नागरिक को कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार है. बट अगेन आप किसी भी जगह संगोष्ठी कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे कि आप कहीं पे भी अगर इकट्ठा होते हैं तो आप हथियार का ब्रांडिशिंग नहीं कर सकते, हथियार घुमाकर किसी को डराने वाली कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, या फिर किसी क्षेत्र के अंदर धारा 144 का आपने नाम सुना होगा. मोस्टली इसमें क्या होता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते, तो वो उस तरह का नहीं होना चाहिए. अगर कहीं पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, कहीं पे धारा 144 जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई जाती है, अगर ऐसा कहीं है तो आपका वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसके ऊपर भी प्रोविजन है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीडम टू एसोसिएशन. आप देश के नागरिकों को अपना कोई संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब बनाने का अधिकार आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर ही निहित है. आप कोई भी एक राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, उसका कोई भी रूप हो सकता है. ये सब आपके अधिकार के अंदर है. लेकिन ये जो आपका जो एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, इसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उस तरह की जो एसोसिएशन है वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, जो देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, या फिर कोई ऐसी जो देश के अंदर जो आंतरिक भाईचारा को जो डिस्टर्ब करे, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती. ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. इसके बाद में बात कर लेते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली. देश के नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, लेकिन साथ में इसके भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. आप देश के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है, आप इसका आनंद उठाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है. आप जम्मू कश्मीर जाइए, गोवा जाइए, या फिर हिमाचल प्रदेश में शिमला, ऊटी, शिमला जाइए,
या फिर कहीं तमिलनाडु में ऊटी जाइए, तो ये सब आपके इसी के फ्रीडम के अंदर आपका प्रोविजन है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन अब ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो देश के अंदर कोविड-19 का जो एपिडेमिक फैला हुआ है, इसी तरह की कंडीशन है, तो अगर किसी क्षेत्र के अंदर कंटेनमेंट जोन है या फिर वहां पे क्वारंटाइन किया गया है, तो इस तरह के सिचुएशन में आप जो अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। आप ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते, या किसी को क्वारंटाइन किया गया है तो आपको क्वारंटाइन के रूल को फॉलो करना होगा, तो इसके साथ भी कुछ नियंत्रण लागू है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीडम टू रेजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको रहने की आजादी है, रेजाइड कर सकते हो किसी भी क्षेत्र में जो आपको पसंद आए। इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपना जो वहां पे जमीन खरीदिए, रहिए, आपको कौन मना करता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे इसके ऊपर। आर्टिकल 370 जो जम्मू स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर के अंदर दिया हुआ था, वहां पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। वहां पर आर्टिकल जो 35A है उसमें ऐसा प्रोविजन था कि जम्मू कश्मीर के अलावा कोई दूसरे स्टेट से, राज्य से जाकर वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन वो भी अभी एब्रोगेट हो गया है अगस्त के अंदर। वो पिछले साल जो है 6 अगस्त 2019 को वो एब्रोगेशन हो गया है, तो ये भी अभी आपको ये भी अधिकार मिलने वाला है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। सब अधिकार है आपको, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगेन देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट आल्सो। इस प्रोविजन पे भी है, ऐसा कोई आप काम नहीं कर सकते जैसे कि कोई बोले कि भाई नहीं मेरे को तो हथियार बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, दैट विल नॉट बी अलाउड। ऐसा कुछ होता है तो देयर इज अ ले डाउन प्रोसीजर, और किस सीमा तक देश की जो आपकी सरकार है आपको परमिशन दे सकती है। या फिर कोई न्यूक्लियर बम बनाने की बात करें कि मुझे न्यूक्लियर बम बनाना है। फिर कुछ प्रोफेशन है, कुछ ऑक्यूपेशन है जिसकी जो स्टेट के पास, स्टेट का मतलब हम हमारे देश की बात कर रहा हूं, उसका मोनोपोली स्टेट के पास है। वो का जो ऑक्यूपेशन है वो स्टेट करता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और भी बहुत सारे काम है, न्यूक्लियर एनर्जी का किसी दूसरे इस्तेमाल में करना देश की सुरक्षा से रिलेटेड, तो उस जो नागरिक, आम नागरिक इस तरह के ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकते। साथ ही में कोई डॉक्टर बनना चाहे तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। कोई चाहे कि भाई नहीं मेरे से तो इंटरेस्ट नहीं हुआ फिर भी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाता है। तो स्टूडेंट अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 20, गिव प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये जो है कोई अपराध करता है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, गुनहगार के भी कुछ अधिकारों के बारे में आर्टिकल 20 इस बारे में काफी चर्चा करता है कि जो गुनहगार है, जो अपराधी है, उसको किस तरह के अधिकार हैं। उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कि कोई भी गुनहगार को एक गुनाह की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती। ये वंस द इंडिविजुअल हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस विल नॉट बी कन्विक्टेड अगेन, और वंस इट इज एक्वेटेड विल नॉट बी कन्विक्टेड अगेन। यानी कि एक बार अगर उसको कन्विक्ट कर दिया है, गुनाहगार साबित हो गया, उसकी सजा उसको मिल चुकी है, तो दोबारा से अगर उसको फिर दोबारा सजा नहीं दी जाएगी जो सजा मिल चुकी है। या फिर एक बार आपने एक्वेट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जो आपका सुप्रीम न्यायालय है उसने छोड़ दिया उसको सबूतों के अभाव में किसी भी वजह से, लास्ट तक उसका अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आ गया, तो उसको दोबारा से सजा नहीं दे सकते। लेकिन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वो ये है कि आप जो उसकी इंक्वायरी दोबारा से बैठा सकते हैं, ये कोर्ट से बाहर का मामला होगा, इंक्वायरी हो सकती है, सबूत जुटाए जा सकते हैं। साथ में आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि कोई भी लॉ, बस सिंपल शब्दों में बता देता हूं, सपोज करो किसी ने एक क्राइम, एक गुनाह किया 2019 में और उससे संबंधित कानून 2020 अप्रैल में बनता है, आज के दिन बनता है, तो वो जो
जो आज कानून में कुछ स्ट्रेंजेंट एक्शन है, जो सख्त धाराएं हैं जिसके तहत आप बड़ी सजा दे सकते हो, वो जो 2019 में जिसने गुनाह किया उसके लिए लागू नहीं होगा। यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती। किस तरह के क्रिमिनल जो कानून है, क्रिमिनल लॉ की रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती, पीछे की तरफ ये ट्रेवल नहीं करता। दूसरे जो कानून है, सिविल लॉ है या फिर आपके रेवेन्यू या टैक्स से संबंधित लॉ है, उसमें ऐसा चलता है कि वो पीछे की तरफ चलता है। सपोज करो आज कोई टैक्स से रिलेटेड नया कानून बनता है तो वो इफेक्टिव हो जाएगा बैक डेट से, जो भी डेट उसमें अनाउंस की जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब इसके बाद में है नो सेल्फ, इसी के अंदर आर्टिकल 20 के अंदर कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइट टू रिमेन साइलेंट, इसका मतलब यही हुआ कि आप जब भी किसी पूछताछ होती है तो जबरदस्ती उसके पास में फोर्सफुल स्वीकार नहीं करा सकते उसका गुनाह। लेकिन इसके साथ में आपको जो विक्टिम है वो गुनाह किसके साथ में किया है, अगर उसका है तो वो उसमें आप शामिल कर सकते हो। विक्टिम के भी कुछ अधिकार है और एक्यूज के भी है, तो उसके बीच में बैलेंस बना के चलना है। और इस तरह के बैलेंसेस का मतलब ये हुआ कि इन केसेस में ये भी देखा जाएगा कि उसको कोऑपरेशन करना होगा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेशन करना होगा। अपने अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो चाहती है कि उसका ब्रेन मैपिंग हो या फिर लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर उससे पूछताछ करने के कोई दूसरे मीन्स अपनाए जाएं या फिर वॉइस टेस्ट हो या हेयर सैंपल हो या फिर फिंगरप्रिंट्स लेने हो, उसमें कोऑपरेट करना होगा। क्योंकि हमें साथ में एक्यूज जो अपराधी है उसके भी अधिकारों का ध्यान रखना है और साथ में हमें जिस पीड़ित है उसके भी अधिकारों का ध्यान रखना है। अगर हमने ऐसा किया, हमने उसके कोई यहाँ पर जो कोई वायलेशन किया, डबल जेओपार्डी, एक ही सजा, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दे दी, या फिर पीछे वाले कानून से जो नया कानून बना है उससे किसी को हम अप्लाई करके उसको सजा देते हैं, तो हम उसका वायलेशन कर रहे हैं। किसका? आर्टिकल 20 का। अगर हम आर्टिकल 20 का जो वायलेशन हो रहा है तो हम उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ उसका जो है उसको जीने का अधिकार है, उसमें हम बाधा डाल रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार्य नहीं। बात कर लेते हैं, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, कि कोई भी देश का नागरिक की किसी की भी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी जो है उसको आप उससे वंचित नहीं कर सकते। या अगर ऐसा कुछ है तो जो कानून के तहत, कानून के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, जो उस देश में कानून है उसका फॉलो करते हुए आप ऐसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आप उसके जो आर्टिकल 20 का वायलेशन कर रहे हो। तो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की मतलब पर्सनल लाइफ जो का मतलब इतना नहीं है कि जीना ही, एक सांस लेना, यहाँ पर ये चर्चा होती है इसमें जब भी बात करते हैं कि सांस लेना एक पर्सनल लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है। इसके साथ में आप डिग्निटी के साथ में जिंदा रह सके, डिग्निटी के साथ अपना लाइफ बिता सके, वो है। तो आप किसी को जो गलत, किसी को जबरदस्ती किसी कानून के तहत नहीं फंसा सकते। उसके पर्सनल लाइफ, उसकी प्राइवेसी वो आप नहीं छीन सकते। ये सब कुछ इसके अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 के अंदर ही हमने एक 20A को इंक्लूड किया है, जो ये एक लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है, डिग्निटी के साथ जीने का ही एक तरीका है में इंक्लूड किया है कि जो आपका जो एजुकेशन है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को, वो हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया कि सबको एक जो मिनिमम एजुकेशन है वो सबको प्राप्त होनी चाहिए। और वो हमने आर्टिकल 21A के अंदर इंक्लूड किया है, जो बच्चे हैं उसके बारे में। लास्ट में हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कि देश के अंदर हम 2 तरह के डिटेंशन होते हैं किसी भी देश में। किसी को जो
अरेस्ट किया जाता है, दो तरह से किया जा सकता है। या तो उसने कोई अपराध किया हो, या फिर आप उसको पिनेटिव डिटेंशन कहते हैं, जो अपराध करने के बाद में किसी को अगर आप अरेस्ट करते हो। लेकिन दूसरा है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि आपको लगता है कि ये इंडिविजुअल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये देश के अंदर हेटर्ड या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस फैला सकता है। देश के अंदर आप कोई लॉ अप्लाई करने जा रहे हो और उसको अप्लाई करने में देश को, जो देश की जनता है उसको मिसगाइड करेंगे, तो इस तरह में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। और ये अपने आप में एक अधिकार है जिसके बारे में बार बार जो भी, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इसका जो इस्तेमाल करके अपने अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना या अपने दूसरे तरह के कई इसके इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, जो आर्टिकल 22 की बात करें। लेकिन ये एक जरूरी है देश की, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन में हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें लगा था कि ये होना जरूरी है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, आतंकवाद की घटनाएं थी, तो इनको लेकर ये रखा गया था। नेसेसरी यूविल है, बुराई है, लेकिन ये आवश्यक बुराई है। और इसके साथ में कुछ अमेंडमेंट होते जाते हैं, हम कभी आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर समरी करें इसी का राइट टू फ्रीडम के बारे में, आज हम समराइज करके बोले तो ये अपने आप में बहुत अच्छे मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम में हमको मिले हुए हैं। लेकिन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो उतना ही जरूरी है जितना अधिकार है, क्योंकि आपके जो अधिकार है वहां पर समाप्त हो जाते हैं जहां दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसी के साथ में आज का हमारा चैप्टर क्लास 11th का फंडामेंटल राइट्स, वो भी उसके अंदर आपका राइट टू फ्रीडम, यहीं पर हम खत्म करते हैं। फिर दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।